हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। इस प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग लगातार बने रहें, एंड तक देखें। बहुत फायदेमंद रहेंगे प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी और आपको यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। तो आप लोग धैर्य से रहें, बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों का अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट को समझें, नियमों को समझेंगे। हम लोग यहाँ पर हिंदी में कुछ नियम भी रहते हैं, उनको भी देखते चलेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा। क्या ज आएगा, चा आएगा, खा आएगा या फिर छा आएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें जो विकल्प होगा वो आपका घा विकल्प हो जाएगा। शब्दकोश में क के बाद में छा आएगा। क्यों? क्योंकि जो छा की रचना होती है वो क धन शा के मेल से बन जाता है छ। तो आप देखेंगे कि क के बाद क्या आएगा? क आएगा, आधा का आएगा, तो इसलिए क के बाद छ आएगा। ठीक है। अगर ज्या की बात करें तो इसका जो मेल से बनता है, इसकी जो रचना होती है वो ज्या धन या से होता है, इसलिए ज्ञा जो है वो जा के बाद में आएगा। क्लियर है? आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से त्रा जो है इसका निर्माण, इसकी रचना ता धन रा से होता है, जो कि ता के बाद आता है शब्दकोश में। और जो स्रा होता है इसका निर्माण शा धन रा से होता है, इसलिए स्रा इस तालव्य शा के बाद में आता है। ओके। प्रश्न नंबर 2, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। हमसे पूछा गया ह्रस्व स्वर नहीं है, क्या आ होगा, ई होगा, ई होगा या उ होगा? तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? का खा गा घा में तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ई जो है ये क्या है? ये है आपका दीर्घ स्वर। अन्य दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? आ हो जाता है, ई हो गया यानी कि ई हो गया, और ऊ होता है। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो कौन कौन से होंगे? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या विरहणी होगा, गृहिणी होगा, विभीषण होगा या फिर जगतगुरु हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि जो विरहणी है ये आपका गलत है, अशुद्ध शब्द है, यानी कि इसका जो विकल्प होगा वो का हो जाएगा। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे विरहिणी हो जाएगा, विरहिणी हो जाएगा। ठीक है। गृहिणी सही लिखा है, बाकी सभी शब्द सही दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहां भी आपसे गलत शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा? क्या आनुषंगिक होगा, आध्यात्मिक होगा, ऐतिहासिक होगा या फिर दायित्व होगा? तो इसका जो विकल्प होगा वो गा विकल्प सही हो जाएगा। ऐतिहासिक गलत लिखा है, इसका होता है ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 5, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। क्या अतियाधन चार होगा, अतधन आचार होगा, अतिधन आचार होगा या फिर अत्याधन चार हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो अतिधन आचार हो जाएगा। अत्याचार और अत्याचार में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, सदैव का संधि विच्छेद करें। क्या सदधन एव हो जाएगा, सदैव धन वाह हो जाएगा, सदैव धन एव हो जाएगा या फिर सदाधन एव हो जाएगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा वो सदाधन एव हो जाएगा। और सदैव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या शम उपसर्ग है, क्या शन उपसर्ग है, शन उपसर्ग है या फिर सु उपसर्ग है? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम जब संयोग का विच्छेद करेंगे
संयोग का जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शम धन योग हो जाएगा। योग यहाँ पर मूल शब्द है जिसमें शम उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा, शम उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हम लोग पहले देखेंगे क्या लिखा है, अलंकार लिखा है। जब हम लोग अलंकार को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूटेगा, अलम धन कार हो जाएगा। तो कार यहाँ पर मूल शब्द है और अलम इसमें उपसर्ग लगा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप बताएंगे कि ये इसमें विकल्प अलम घा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द में, मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? लगने वाले शब्दांश होते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे कि हम लोग मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे रंग हो जाएगा। और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ईला लगा है। तो यहां जो है क्या हो जाएगा, तो यहां पर विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा, ईला प्रत्यय होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10, रसोईया में प्रत्यय है कि रसोईया में कौन सा प्रत्यय होगा? क्या या प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा या फिर रस प्रत्यय होगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो जब आप लोग रसोईया को तोड़ेंगे, रसोईया को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? मूल शब्द इसमें क्या है? तो आप कहेंगे रसोई है। ठीक है, रसोई है और प्रत्यय क्या लगा है? तो यहाँ पर इया लगा है। यानी कि मूल शब्द रसोई है और प्रत्यय हमारा क्या हो गया? तो इया हो गया। तो इस तरीके से विकल्प कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे कि विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा कि इया प्रत्यय लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए ताकि फ्रेंड को भी बेहतरीन वीडियो मिल सके, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। अरे भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, करते रहिए भाई। प्रश्न नंबर 11, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? यहां आपसे समास पूछा गया है कि जो शब्द दिया है बैलगाड़ी, इसमें कौन सा समास होगा? क्या द्विगु समास हो जाएगा, क्या कर्मधारय समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वंद्व समास हो जाएगा? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ जो है कहा गया है कि बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का मतलब है, इसको जब हम विग्रह करेंगे, बैलगाड़ी का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैलों से, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। तो यहां पर के द्वारा है यानी कि कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह किस में आते हैं? तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास में आते हैं, इसलिए यहां पर विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है, पहला शब्द वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होगा? तो पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है, पहला पद। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता। तो यहां पर आप देखेंगे कि योजक चिन्ह भी लगा होता है। ओके। प्रश्न नंबर 12, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? क्या द्विगु समास कहते हैं, क्या द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं या फिर बहुब्रीहि समास कहते हैं? तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, अर्थात विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए एक और आता है कि जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, क्या तीसरा पद प्रधान होता है, उसे भी हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा। ओके। प्रश्न नंबर 13, आंख का पर्यायवाची है।
यहां पर पूछा गया है आंख का पर्यायवाची, क्या लोचन हो जाएगा, क्या पावक होगा, वसन होगा या फिर प्रभा होगा। कौन सा विकल्प सही होगा क ख ग घ में। तो यहां पर आंख का जो पर्यायवाची होगा वो लोचन हो जाएगा, अर्थात विकल्प का बिल्कुल सही होगा। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो लोचन हो जाएगा, दृग हो जाएगा, क्या होगा, दृग हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, आपसे कहेंगे कि नेत्र हो जाएगा। ठीक है। पावक जो है, पावक जो है ये आंख का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे अग्नि हो जाएगा, क्या होगा, अग्नि हो जाएगा, अनल होगा। ठीक है। वसन का मतलब क्या है, वसन किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे वसन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा को ही हम कहते हैं पट कहते हैं, कपड़े को ही चीर कहते हैं। ठीक है। प्रभा क्या है, प्रभा किसका पर्यायवाची है, तो प्रभा जो है ये चमक का पर्यायवाची है। प्रभा, चमक को ही हम प्रकाश कह सकते हैं, इसी को हम कांति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कांति कह सकते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 14, जलाशय का पर्यायवाची है कि जलाशय जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। क्या जलधर हो जाएगा, क्या क्षिति हो जाएगा, रत्नाकर होगा या फिर पद्माकर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा। तो जलाशय किसका पर्यायवाची है, तो जलाशय का मतलब होता है तालाब, क्या, तालाब। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो विकल्प घ बिल्कुल सही होगा, पद्माकर। पद्माकर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तड़ाक कहते हैं, क्या कहते हैं, तड़ाक कहते हैं। इसी को हम पोखर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोखर कहते हैं। ठीक है, तालाब कहते हैं। जलधर किसका पर्यायवाची है, तो जलधर का मतलब है बादल, क्या, बादल को ही हम अब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, अब्द कहते हैं, मेघ कहते हैं। छित का मतलब क्या है, छित का मतलब है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी को हम भू कहते हैं, पृथ्वी को हम भूमि कहते हैं, पृथ्वी को हम धरा कहते हैं। ठीक है। रत्नाकर का मतलब है, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे ये समुद्र का है, समुद्र को हम सागर कहते हैं। ठीक है, सागर कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 15, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, क्या प्राचीन हो जाएगा, क्या अद्यतन हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा या फिर सनातन हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा। तो अर्वाचीन का मतलब होता है नया, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो प्राचीन हो जाएगा, अर्थात पुराना। अद्यतन और अधुनातन ये अर्वाचीन के पर्यायवाची होंगे। सनातन का मतलब होता है पुराने समय से चला आ रहा, चला आ रहा, उसे हम सनातन कहते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, अग्रज का सही विलोम शब्द होगा। यहां हमसे पूछा गया है अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा। अग्रज का मतलब होता है पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बाद में जन्म लेने वाला। तो बाद में जन्म लेने वाला क्या होता है, उसे हम अनुज कहते हैं, अर्थात इसका जो विलोम होगा वो अनुज हो जाएगा। लघु की बात करें तो लघु का मतलब होता है बहुत छोटा, तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा दीर्घ। छोटा की बात करें तो छोटा का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे बड़ा होगा। और सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो ये आपका स्थूल हो जाएगा, या फिर सूक्ष्म का विलोम विराट हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, यानी कि कठिनाई से मिलने वाले को क्या कहा जाएगा। क्या दुर्गम कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, अगम कहेंगे या सुलभ कहेंगे। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ, क्या कहते हैं, दुर्लभ। दुर्गम का मतलब होता है जहां पहुंचना मुश्किल हो या जिसका चलना मुश्किल हो। ठीक है, चलना मुश्किल हो। अगम का मतलब होता है ना चलने वाला, ना चलने वाला, इसे कहते हैं अगम।
और सुलभ को कहते हैं आसानी से मिलने वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द होगा, क्या वर्णनीय हो जाएगा, अवर्णनीय हो जाएगा, वर्णित हो जाएगा या फिर वर्णनातीत हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो बात वर्णन से परे हो उसको कहते हैं वर्णनातीत, अर्थात विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प का मतलब है वर्णनीय, वर्णनीय का मतलब है जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनीय होगा, और अवर्णनीय है जिसका वर्णन न किया जा सके, और वर्णित का मतलब है जो जिसका वर्णन किया जा चुका हो। क्या? जिसका वर्णन किया जा चुका हो, किया जा चुका हो वो होता है वर्णित। क्लियर है? प्रश्न नंबर 19, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना या फिर चुपचाप दुख सह लेना? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर जो विकल्प सही होगा वो घा बिल्कुल सही हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना होता है आंसू पीकर रह जाना। प्रश्न नंबर 20, आंख खुलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या ज्ञान होना है, भ्रम में पड़ना है, आंख किरकिराना है या फिर लज्जा दूर होना है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प का हो जाएगा, आंख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान हो जाना। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतर समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के इसमें से कितने प्रश्न सही हुए थे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर अच्छा लग रहा है, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।